हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए, तो चलते हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला प्रश्न है कि मीडिया जब तक जनता को साथ लेकर नहीं चलेगी तब तक जनता भी उसका साथ नहीं देगी। किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया प्रभाष जोशी, मनोहर श्याम जोशी, रवीश कुमार, ओम थानवी। तो जैसे ही ऑप्शन आपने देखा होगा, आपके दिमाग में इसका आंसर भी आने लगा होगा कि ये किसका कथन हो सकता है। सही जवाब है प्रभाष जोशी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह संचार के तत्वों में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा समूह संचार के तत्वों में शामिल नहीं है? स्रोत इनकोडिंग, संदेश माध्यम, प्राप्तकर्ता फीडबैक, शोर और रेडियो। तो आप देख रहे हैं कि चारों ऑप्शंस में दो दो संचार के तत्वों का नाम दिया गया है। उसमें से कौन सा ऐसा समूह है, कौन सा विकल्प है जो कि सही नहीं है? तो आपने थोड़ा बहुत इसमें दिमाग लगाने का प्रयास जरूर किया होगा और सही आंसर तक आप धीरे धीरे पहुंच रहे होंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी। इसमें आप देख रहे हैं कि शोर तो है, संचार के तत्वों में शामिल जरूर है, लेकिन रेडियो यहाँ पर तत्वों में शामिल नहीं है, बल्कि रेडियो क्या है यहाँ पर? माध्यम है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर डी हो गया। और बाकी ऊपर के तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं, आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल ध्यान में रखिए कि हो सकता है कि पूछ लिया जाए संचार के तत्वों में कौन कौन है और कौन कौन नहीं है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। पूछा गया कि निम्नलिखित में से संचार के प्रकारों में शामिल नहीं है। संचार के प्रकारों में शामिल नहीं है। ऑप्शन दिया गया है अंतर वैयक्तिक संचार, अंतर अंतः वैयक्तिक संचार, समूह संचार, पटकथा। तो आप देख रहे हैं कि संचार में कौन उसके प्रकार में शामिल नहीं है। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, पटकथा। और ऊपर जितने भी दिए गए हैं सब संचार के प्रकारों में शामिल है। इसमें आप देखेंगे कि जन संचार भी आ जाता है, लेकिन जो पटकथा है ये सृजनात्मकता में अलग विधा में ही है, तो इस तरीके से संचार में नहीं आएगा। तो इसी तरीके से आप विकल्पों को देखिए और आराम से अपने दिमाग में इसको बैठाते जाइए। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। पूछा गया कि निम्नलिखित में से जन संचार के कार्यों में शामिल नहीं है। अभी हमने संचार के प्रकारों पर बातचीत की, अब आ गया जन संचार, जो कि संचार का एक प्रकार है। पूछा गया कि निम्नलिखित में से जन संचार के कार्यों में शामिल नहीं है। सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, अफवाह फैलाना। तो जन संचार के कार्यों में कौन सा विकल्प जो है शामिल नहीं है? आपके दिमाग में इसका सही जवाब आने लगा होगा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, अफवाह फैलाना जन संचार के कार्यों में शामिल नहीं है। बाकी आप देख रहे हैं कि सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना सभी जनसंचार के कार्यों में शामिल हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जनसंचार माध्यमों में शामिल नहीं है। तो लगातार आप देख रहे हैं कि हर प्रश्न अलग अलग एंगल से पूछा जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि एनसीईआरटी के बुक में जो कुछ दिया गया है उसको कवर कर लिया जाए। ये थोड़ा सा टेक्निकल पेपर है और जैसे आप लोग भाषा विज्ञान पढ़ते होंगे वो टेक्निकल है, उसी तरीके से पीजीटी के सिलेबस में ये भी जो भी पुस्तक लगी हुई है अभिव्यक्ति और माध्यम थोड़ा सा टेक्निकल है। आपको हो सकता है कि जितना अच्छे से मैटर गद्य पर और काव्य पर अलग अलग जगहों पर मिल जाए, अलग अलग यूट्यूब चैनल पर, लेकिन अभिव्यक्ति और माध्यम को लेकर थोड़ा सा इसमें पढ़ने की जरूरत है। और लगातार मैं भी करीब 1.5 दिन से इस पे काम कर रहा हूँ। और जैसा कि प्रश्न आप देख रहे हैं, आपके दिमाग में अभी उस चीज का आभास धीरे धीरे होने लगा होगा कि प्रश्न कैसे निर्मित हुए हैं आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। जनसंचार माध्यमों में शामिल नहीं है, बातों ही बातों में आप सभी ने ऑप्शंस को पढ़ लिया होगा। रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, नाटक। तो कौन सा नहीं है? सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, नाटक। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी कौन सी है? जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी कौन सी है? प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट। तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, प्रिंट मीडिया जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी के रूप में मानी जाती है। कई विद्यार्थियों के दिमाग में आ रहा होगा कि इंटरनेट इसका आंसर क्यों नहीं हो सकता है, तो इस पर आगे हम बात करेंगे।
इससे जुड़ा हुआ भी सवाल है, क्योंकि कई बार आप देखते होंगे कि जब इंटरनेट नहीं काम करता है, और कई जगहों पर तो इंटरनेट की व्यवस्था भी नहीं है, जहां आपको समाचार पत्र मिल जाता है पढ़ने को, वहाँ भले वहाँ इंटरनेट चल रहा हो नहीं। हालांकि जब से जियो इत्यादि आया हुआ है, तब से थोड़ी अच्छी स्थिति हुई है, लेकिन प्रिंट मीडिया जो है वो ज्यादातर लोगों के पास तक अपनी पहुंच बनाया हुआ है। अभी इंटरनेट से संबंधित भी एक क्वेश्चन है, तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल इस प्रश्न का जो सही जवाब है कि जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी के रूप में प्रिंट मीडिया को माना जाता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर कि समाचार पत्र पत्रिकाओं के संदर्भ में असत्य कथन है। समाचारों को संकलित करना, संपादित कर छपने लायक बनाना, पत्रिका के रूप में छाप कर पाठक तक पहुंचाना, पक्षपात करना। समाचार पत्र पत्रिकाओं के संदर्भ में असत्य कथन हमें बताना है, और जैसे ही मैंने सारे विकल्पों को पढ़ा, आपके दिमाग में भी इसका सही जवाब आने लगा होगा और आप लोग सही जवाब तक पहुंच गए। सही जवाब है पक्षपात करना पत्र पत्रिकाओं का काम नहीं है, ये इसके संदर्भ में क्या है, असत्य कथन है। बाकी सब जितने भी कथन है वो सत्य हैं। आगे बात करते हैं, भारत में पत्र पत्रिकाओं की शुरुआत के संदर्भ में सत्य है। इसकी शुरुआत 1780 में हुई, जेम्स अगस्ट हिकी के बंगाल गजट से हुई। यह कोलकाता से निकला था। उपयुक्त सभी, तो आमतौर पर जब भी उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन होता है, ज्यादातर वही सही होता है। यहाँ पर उपयुक्त सभी ही आंसर सही है। फिर भी आपको ध्यान में रखना है कि ये विकल्प अगर प्रश्न के तौर पर आ जाए कि भारत में पत्र पत्रिकाओं की शुरुआत किस सन से हुई, तो आप वहां पर बता देंगे। किसने की, तो बंगाल गजट को भी ध्यान में रखेंगे। कहाँ से निकलता था बंगाल गजट, कलकत्ता से निकलता था। इन सारी चीजों को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म को छांटिए। सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी, हंस प्रेमचंद, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, ब्राह्मण भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि असंगत युग्म कौन सा है, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, ब्राह्मण भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है, बल्कि ये प्रताप नारायण मिश्र का है। और बाकी जितने भी युग्म दिए गए हैं सभी क्या हैं, संगत हैं। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि परीक्षा से पहले थोड़ा सा हिंदी पत्र पत्रिकाओं के बारे में जरूर आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, जिसकी शुरुआत 1826 से होती है और अभी तक चल रही है। तो एक नज़र जरूर दौड़ा कर देख लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप से अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो कोई दिक्कत ना हो। हालांकि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी। 1936 में, 1949 में, 1969 में, 1982 में। तो ऑल इंडिया रेडियो, जिसका कि शॉर्ट नेम हो गया AIR, ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई। सही जवाब है 1936 में। और एक सवाल और पूछा जाता है कि ऑल इंडिया रेडियो का आकाशवाणी नाम पड़ा, कब पड़ा है आकाशवाणी नाम, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखिए कि 1957 में। तो इन दोनों तथ्यों को बिल्कुल ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। वर्तमान समय में जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम कौन सा है। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट। तो अभी कुछ देर पहले मैं इंटरनेट पर बातचीत कर रहा था, और देखिए ये फॉर्मेट इस तरीके के अगर प्रश्न बनते हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटरनेट। वर्तमान समय में जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर जो माध्यम है वो इंटरनेट है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से जनसंचार माध्यम के बतौर भारत में टेलीविजन का उद्देश्य नहीं है। सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, अंधविश्वास का विकास। तो टेलीविजन का उद्देश्य कौन सा ऑप्शन में नहीं है, तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है कि टेलीविजन अंधविश्वास का विकास नहीं करता है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि उसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी हो गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम से रेडियो सुन सकते हैं, सिनेमा देख सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं और विश्वव्यापी जाल के भीतर जमा करोड़ों पन्नों में से पल भर में अपने मतलब की सामग्री खोज सकते हैं। ऑप्शन दिया गया है समाचार पत्र, रेडियो, सिनेमा, इंटरनेट। तो इसका सही जवाब आप लोगों के दिमाग में तुरंत आने लगा होगा, क्योंकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल अनुभव पर आधारित क्वेश्चन है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, इंटरनेट।
अगले प्रश्न पर बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से समाचार के तत्वों में शामिल नहीं है। समाचार के तत्वों में कौन सा विकल्प है जो कि शामिल नहीं है? ऑप्शन दिया गया है नवीनता, निकटता, प्रभाव, प्रचार। समाचार के तत्वों में कौन सा शामिल नहीं है? सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, प्रचार। समाचार में क्या होना चाहिए? नवीनता होनी चाहिए, निकटता होनी चाहिए जो भी विषय वस्तु है, और प्रभावशाली होनी चाहिए। अगर ये सब नहीं है, केवल प्रचार प्रचार ही है, तो फिर समाचार बहुत ठोस नहीं माना जाएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार संगठनों में द्वारपाल की भूमिका नहीं निभाता है? जब आप समाचार के बारे में पढ़ेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम में, तो उसमें पूरा विस्तार से चीजें बताई गई हैं। उसमें जिक्र किया गया है द्वारपाल को क्या कहा जाता है। आमतौर पर तो आपने देखा होगा कि राजा महाराजाओं के द्वार पर द्वारपाल खड़े होते हैं। कई जगह मंदिरों पर भी आप देखे होंगे, वहां पर द्वारपाल बनाए जाते हैं। लेकिन समाचार में द्वारपाल की भूमिका कई लोग निभाते हैं, जिसमें ऑप्शन दिया गया है और पूछा गया कि नहीं निभाता है। इसका मतलब है कि कई लोग निभाते हैं, और ऑप्शन जो दिया गया है उसमें से एक है जो कि नहीं निभाता है। तो भूमिका संपादक, सहायक संपादक, समाचार संपादक, समाचार संवाददाता। तो द्वारपाल की भूमिका कौन नहीं निभाता है? सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, समाचार संवाददाता जो है वो द्वारपाल की भूमिका नहीं निभाता है, क्योंकि वो तो न्यूज दे देता है और बाकी जितने काम है वो भूमिका संपादक करते हैं, सहायक संपादक करते हैं, और समाचार संपादक जो है वो लोग करते हैं कि किस न्यूज को रखना है, किस न्यूज को हटाना है। क्योंकि द्वारपाल तो यही करता है कि किसको एंट्री देना है और किसको एंट्री नहीं देना है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया कि समाचार संपादन के सिद्धांतों में शामिल नहीं है। समाचार संपादन के सिद्धांतों में कौन सा विकल्प है जो कि शामिल नहीं है? ऑप्शन दिया गया है तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, पक्षधरता, संतुलन। तो कौन सा सिद्धांत है जो कि नहीं है? आपके दिमाग में इसका आंसर आने लगा होगा। बिल्कुल सही जवाब कि समाचार संपादन में किसी भी तरीके की पक्षधरता नहीं होनी चाहिए, बल्कि यहाँ पर निष्पक्षता होनी चाहिए थी। ठीक है, तो इस बिंदु की वजह से ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। बाकी तथ्यों की शुद्धता होनी चाहिए, वस्तुपरकता होनी चाहिए, संतुलन होना चाहिए। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया है कि स्टिंग ऑपरेशन निम्नलिखित में से किस पत्रकारिता के अंतर्गत आता है? तो आप देख रहे हैं कि पत्रकारिता के भी कई प्रकार हैं, उसमें से स्टिंग ऑपरेशन किसके अंतर्गत है? ऑप्शन दिया गया है विशेषीकृत पत्रकारिता, वॉच डॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता, खोजपरक पत्रकारिता। तो स्टिंग ऑपरेशन का नाम आपने सुना होगा, बीच में खूब आता था जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी बनी थी, तो उस जमाने में कई स्टिंग ऑपरेशन आए हुए थे। ठीक है, फिलहाल ये कम आपको देखने को मिल रहा होगा। तो स्टिंग ऑपरेशन भी पत्रकारिता के अंतर्गत ही आती है। और कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन डी, खोजपरक पत्रकारिता के अंतर्गत स्टिंग ऑपरेशन आता है, जिसमें चोरी से चीजों को रिकॉर्ड कर लिया जाता है या फिर वीडियो बना लिया जाता है, बाद में ये क्या होती है? लीक हो जाती है। आगे बात करते हैं कि जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट। तो आपके दिमाग में तुरंत आने लगा होगा कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा कि प्रिंट मीडिया आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है। प्रिंट मीडिया को ही कई बार पत्र और समाचार पत्र से भी जोड़ लिया जाता है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये प्रिंट मीडिया क्या है, चीजों को समझना है। आगे बात करते हैं। पूछा गया कि निम्नलिखित में से मुद्रित माध्यमों की विशेषता के संदर्भ में असत्य है। मुद्रित माध्यम मतलब जो प्रिंट मीडिया है उसी के माध्यम, उसी के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पर कि क्या असत्य है। ऑप्शन दिया गया है छपे हुए शब्दों को कई बार पढ़ सकते हैं, लिखित भाषा का विस्तार होता है, चिंतन, विचार और विश्लेषण किया जाता है, इससे समय का अपव्यय होता है। तो विकल्पों को बहुत ही आराम से पढ़ने की जरूरत है और बड़ा ही मेहनत करके ये विकल्प तैयार किए गए हैं। तो जब आप प्रिंट मीडिया से जुड़े रहते हैं, मुद्रित माध्यमों, समाचार पत्र को आप कई बार पढ़ सकते हैं, ये बात सही है। इससे लिखित भाषा का विस्तार होता है। कई बार जब आपको लगता है कि आपकी भाषा ठीक नहीं है, आपके पास शब्द भंडारों की कमी है, तो लोग कहा करते हैं कि समाचार पत्र पढ़ते रहिए, आपकी भाषा ठीक हो जाएगी। तो इससे क्या होता है? भाषा का विस्तार भी होता है।
चिंतन, विचार और विश्लेषण किया जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन इससे समय का अपव्यय होता है, ये बात गलत है। हालांकि व्यवहारिक स्तर में बहुत लोग आपको बोल सकते हैं कि क्या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो समय फालतू में। हालांकि बहुत अशिक्षित लोग रहेंगे वही बोलेंगे। फिर भी न्यूज़पेपर पढ़ने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे लोगों में कम हो गई है। इस वास्तविकता को भी हमें समझना पड़ेगा। फिलहाल क्वेश्चन के दृष्टिकोण से सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। बाकी व्यवहारिक चीजों पर मैं बात करूंगा तो घंटों बातें करनी पड़ जाएंगी, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान देने योग्य बातों में असत्य है। फिर से मुद्रित माध्यम से प्रश्न यहाँ पर बना है। पूछा गया कि मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान देने योग्य बातों में असत्य है। लेखन में भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शैली का ध्यान रखना, समय सीमा और आवंटित जगह के अनुशासन का पालन करना, लेखन और प्रकाशन के बीच गलतियों और अशुद्धियों को ठीक करना, लेखन में सहज प्रवाह और तारतम्यता का जरूरी न होना। तो कौन सी ऐसी बात है जो कि असत्य है? आपके दिमाग में तुरंत आने लगा होगा कि ऑप्शन डी मेरे ख्याल से कि लेखन में सहज प्रवाह और तारतम्यता का जरूरी न होना। ये क्या है? गलत है। हर लेखन में क्या जरूरी होता है कि सहज प्रवाह हो और तारतम्यता वहां पर बनी रहे। तो इस तरीके से ऑप्शन डी क्या हो गया? गलत हो गया। और बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सब सही हैं। आगे बात करते हैं। पूछा गया कि रेडियो माध्यम के संदर्भ में असत्य कथन है। रेडियो माध्यम के संदर्भ में असत्य कथन है। रेडियो श्रव्य माध्यम है। रेडियो मूलतः एक रेखी माध्यम है। रेडियो को श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है। इसमें दृश्य ही सब कुछ है। तो रेडियो माध्यम के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान से इस प्रश्न को सॉल्व करना पड़ेगा। और बिल्कुल आप सभी ने पकड़ लिया कि ऑप्शन डी जो बताया जा रहा है कि इसमें दृश्य ही सब कुछ है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि ऊपर बताया गया कि ये श्रव्य माध्यम है। तो ये थोड़ी थोड़ी जो टेक्निकलिटी है यहाँ पर उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और तुरंत आप सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन डी इसको ध्यान में रखिए। बाकी रेडियो श्रव्य माध्यम है, एक रेखीय माध्यम है। ठीक है, इसको वन लाइनर भी लिखा गया है। किताब जब आप पढ़ेंगे तो खुद पता चलेगा उसमें। और रेडियो को श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है। जब भी रेडियो का एंकर आता है तो कभी दर्शकों शब्द का प्रयोग बहुत नहीं करता है, बल्कि श्रोताओं का ज्यादातर प्रयोग करता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। पूछा गया कि उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार को कितने हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है? तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में पिरामिड आना चाहिए कि आखिरकार ये पिरामिड क्या होता है। ठीक है, कई बार शब्दों को हम देखते हैं और इसका अर्थ नहीं समझ में आने लगता है कि पिरामिड क्या है। तो उल्टा पिरामिड जो मैंने अभी बनाया है उल्टा पिरामिड है, त्रिभुज नुमा उल्टा त्रिभुज। तो इसको कितने हिस्सों में बांटा गया है? ऑप्शन दिया गया है 3, 4, 5, 6। तो कुल मिलाकर 3 हिस्सों में बांटा गया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, उल्टा पिरामिड को। ठीक है, आगे और प्रश्न बनेंगे तो आपको समझ में आएगा। उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचारों को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है, जिसमें शामिल नहीं है इंट्रो, बॉडी, समापन, विज्ञापन। तो जिस उल्टे पिरामिड की मैं बात कर रहा था, और अब तो आप लोगों को जानकारी हो गई कि 3 भागों में है। तो सबसे पहले इंट्रो आता है, ठीक है, फिर बॉडी, फिर इसके बाद समापन। ये 3 ही हिस्से हैं इसके। इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन डी दिया गया है विज्ञापन, वो गलत हो गया। तो उम्मीद है कि आप सभी को उल्टा पिरामिड अब जीवन भर नहीं भूलेगा, और जब भी अभिव्यक्ति माध्यम की बात आएगी तो मेरी बात भी आप सभी को याद आ जाएगी। तो उल्टा पिरामिड को बिल्कुल ध्यान में रखिए कि 3 चीजों से बना है, इंट्रो, बॉडी, समापन। तो जब भी आप समाचार देखते हैं तो सबसे पहले इंट्रो आता है। अब तो रेडियो पर न्यूज सुनना बहुत कम हो गया है, नहीं तो पहले आता था हेडलाइन। ठीक है, फिर इसके बाद न्यूज विस्तार से होता था और फिर समाप्त हो जाता था। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि शॉर्ट्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किस माध्यम में किया जाता है? शॉर्ट्स का प्रयोग किस माध्यम में किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आपके दिमाग में तुरंत आने लगा होगा कि शॉर्ट्स का प्रयोग तो टेलीविजन में किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया कि फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज का संबंध किस माध्यम से है? फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज आप लोग आए दिन देखते होंगे और तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा बिना विकल्प पढ़े ही कि टेलीविजन में इसका
प्रयोग किया जाता है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज का? हालांकि ऑप्शन दिया गया था समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पूछा गया कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म है। असंगत युग्म हमें यहां बताना है और थोड़ा सा ये नया तरीके का प्रश्न है। ये ड्राई एंकर का मतलब है दर्शकों को सीधे सीधे बताना। ड्राई एंकर जो है वो दर्शकों को सीधे सीधे बताता है। फोन इन, एंकर रिपोर्टर से बात करता है। लाइव, खबर का सीधा प्रसारण। एंकर बाइट, एंकर जब खाने जाता है। तो कौन सा असंगत युग्म है? तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि ऊपर के तीनों ऑप्शन जो हैं सही हैं। नीचे जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एंकर बाइट, एंकर जब खाने जाता है, ये ऑप्शन गलत है। आप वर्तमान समय में एक शब्द सुनते होंगे, बाइट देना। मतलब कोई घटना होती है तो कुछ लोगों से एंकर जाके बातचीत करते हैं, ठीक है, तो वो बाइट लेते हैं। जितने भी 2 मिनट का, 3 मिनट का, जो भी ड्यूरेशन हो, अवधि हो, तो उसको ही बाइट कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि नेट साउंड यानी प्राकृतिक आवाजों का प्रयोग किस माध्यम में होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेट साउंड को बिल्कुल ध्यान में रखिए कि इसका प्रयोग किस माध्यम में किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट। तो नेट साउंड का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन सी, टेलीविजन में। कई विद्यार्थियों के दिमाग में आ सकता है कि ये इंटरनेट, नेट से बना हुआ है तो इंटरनेट में होगा, लेकिन गलत होगा उनका। सही जवाब है ऑप्शन सी, टेलीविजन। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया कि भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर कब से माना जाता है? इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर कब से माना जाता है? ऑप्शन दिया गया 1990, 1991, 1992, 1993। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1993 से भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर शुरू होता है और इसके बाद 2-3 दौर आ चुके हैं। फिर भी आप एनसीईआरटी किताब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि इंटरनेट पत्रकारिता अपने शैशव काल में है, तो इसको भी ध्यान में रखिए। में भी ये भी आ सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता को शुरू करने का श्रेय किसको दिया जा सकता है? वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता को शुरू करने का श्रेय किसको दिया जा सकता है? ऑप्शन दिया गया है rediff.com, तहलका.com, इंडिया इन्फोलाइन। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोगों को नया लग रहा हो, तो ध्यान रखना है कि वेबसाइट पर पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किसको दिया जा सकता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, तहलका.com को। ठीक है, और वर्तमान समय में आप देखेंगे कि सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है उसको बीबीसी का नाम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे बात करते हैं। पूछा गया कि हिंदी वेब पत्रकारिता के लिए सबसे बड़ी समस्या है। हिंदी वेब पत्रकारिता के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है? हिंदी मैटर, हिंदी पाठक, हिंदी फॉन्ट, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी वेब पत्रकारिता के लिए सबसे बड़ी समस्या है हिंदी फॉन्ट का। ठीक है, जब आप हिंदी टाइपिंग भी करते होंगे तो वहां पर कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है फॉन्ट की। ठीक है, हालांकि अब धीरे धीरे चीजें सॉफ्टवेयर की वजह से आसान होती जा रही हैं। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर कि पत्रकार के कितने प्रकार होते हैं? ध्यान में रखने वाली बात है कि पत्रकारों के भी प्रकार होते हैं। ऑप्शन दिया गया है कि कितने प्रकार होते हैं, 3, 4, 5, 6। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, उत्सुकता भी बढ़ रही होगी कि आखिरकार कितने हो सकते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए, 3 प्रकार होते हैं पत्रकारों के। और आप देख रहे हैं कि उल्टा पिरामिड को भी मैंने बताया था कि 3 होते हैं। तो अभिव्यक्ति और माध्यम बुक में 3 का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पत्रकारों की श्रेणी में नहीं आता है? पूर्णकालिक, अंशकालिक, स्वतंत्र, यूट्यूबर। तो जिन 3 पत्रकारों की हम चर्चा कर रहे थे उसमें से 3 नाम यहाँ पर दिए गए हैं, बल्कि 4 नाम यहाँ पर दिए गए हैं, एक नहीं है उसमें। तो कौन नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी, यूट्यूबर को पत्रकार के श्रेणी में नहीं रखा जाता है। हालांकि वर्तमान समय में देखने में यही आ रहा है कि जितने यूट्यूबर हैं वो किसी पत्रकार से कम नहीं है। आप लोग आए दिन
ऐसे यूट्यूबरों को देखते होंगे कि एक आप मोबाइल अच्छी सी खरीद लीजिए, फिर इसके बाद अच्छा सा एक माइक्रोफोन खरीद लीजिए और फिर इसके बाद घुस जाइए किसी भी कॉलेज, स्कूल में या फिर किसी का भी इंटरव्यू लेना शुरू कर दीजिए। तो पत्रकारों की श्रेणी में यूट्यूबर नहीं आते हैं। बाकी जो विधिवत तरीके से पत्रकारों की श्रेणी बनाई गई है, उसमें पूर्णकालिक, अंशकालिक और स्वतंत्र पत्रकार आते हैं, जिनको कि फ्रीलांसर भी कहा जाता है। ठीक है ना? तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। अगर अंग्रेजी में स्वतंत्र के स्थान पर रखे तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये फ्रीलांसर क्या आ गया, वैसे आप सभी जानते ही होंगे। तो ये 3 पत्रकारों की श्रेणियां हैं। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट और यूनिकोड क्या है? समाचार पत्र, इंटरनेट कनेक्शन, हिंदी फॉन्ट, रेडियो चैनल। तो माइक्रोसॉफ्ट और यूनिकोड क्या है? तो जो भी थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाता होगा और टाइपिंग इत्यादि करता होगा, वो यूनिकोड के बारे में जरूर सुना होगा। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, हिंदी फॉन्ट है माइक्रोसॉफ्ट और यूनिकोड। आगे बात करते हैं। किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी कहलाता है। नियमित वेतनभोगी कर्मचारी को क्या कहा जाता है? समाचार संगठन में अगर वो काम करता है तो ऑप्शन दिया गया है पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा कि वेतनभोगी, जो नियमित रूप से वेतनभोगी पत्रकार होता है, यानी कि जिसको हम सरकारी पत्रकार कह सकते हैं, वो हो गया पूर्णकालिक पत्रकार। आगे बात करते हैं। किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार कहलाता है। पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार, इनमें से कोई नहीं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि विकल्प तो सेम टू सेम है, लेकिन इसके उत्तर अलग अलग हैं। ठीक है, तो बताने का एक मकसद ये भी है कि आप जान पाए कि वेतनभोगी पत्रकार को क्या कहा जाता है, या कोई मानदेय पर काम कर रहा है तो उसको क्या कहा जा सकता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, अंशकालिक पत्रकार। आगे बात करते हैं। किसी खास अखबार से उसका संबंध नहीं होता, बल्कि वह भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है। यह पत्रकार किस श्रेणी में आता है? विकल्प सेम टू सेम है, पूर्णकालिक, अंशकालिक, स्वतंत्र पत्रकार, इनमें से कोई नहीं। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, स्वतंत्र पत्रकार। तो आपने देखा पत्रकारों की जो 3 श्रेणियों के बारे में मैंने चर्चा की, उसमें परमानेंट पत्रकार जो है वो पूर्णकालिक है, जो एडहॉक कहा जा सकता है वो अंशकालिक है, और जो डेली बेसिस पे है, ठीक है, जो भुगतान कर दिया जाता है, कभी 200 पा जाता है, कभी 400 पा जाता है, कभी कुछ पाता है, तो वो स्वतंत्र पत्रकार है और उसका किसी से खास संबंध नहीं होता है, वो अलग अलग अखबारों में काम करता है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो गया है। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लग रहा होगा ये सारे प्रश्नों को देखकर और इनके नेचर को भी देखकर। आगे बात करते हैं। अखबार और पत्रिका के लिए लिखने वाले लेखक और पत्रकार को यह हमेशा याद रखना चाहिए, वह विशाल समुदाय के लिए लिख रहा है। विषय की प्रस्तुति सहज, सरल और रोचक होनी चाहिए। जटिल और लंबे वाक्यों से बचना चाहिए। उपयुक्त सभी। तो जो भी जो लेखक है, जो पत्र पत्रिकाओं के लिए, अखबार के लिए लिख रहा है, तो उसको इन सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए कि वो बहुत लोगों के लिए लिख रहा है, विशाल समुदाय के लिए। विषय की प्रस्तुति सहज, सरल और रोचक होनी चाहिए, जिससे कि उस अखबार को लोग अच्छे से खरीदें और लगातार पढ़ें। जटिल और लंबे वाक्यों से बचना चाहिए। ये नहीं कि अखबार खरीद लिया और उसको पढ़ने में ही डिक्शनरी लेकर बैठना पड़ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से जो भी तीनों ऑप्शन दिए गए थे, सब सही थे। ठीक है, ये सभी एक पत्रकार को हमेशा याद रखना चाहिए। आगे बात करते हैं कि समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो भी विद्यार्थी धैर्य बनाकर अभी तक क्वेश्चन नंबर 38 तक पहुंच गए होंगे, एक तरीके से आगे की परीक्षा में ये सब आने वाले प्रश्न हैं। समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली कौन सी है? ऑप्शन दिया गया है सीधा पिरामिड, उल्टा पिरामिड, तिरछा पिरामिड, सपाट पिरामिड। तो आपके दिमाग में तुरंत इसका जवाब आने लगा होगा। सही जवाब है ऑप्शन बी, उल्टा पिरामिड। उल्टा पिरामिड भी आपके दिमाग में आ गया होगा, और 3 खंडों में ये बटा रहता है। आगे बात करते हैं। किसी समाचार को लिखते हुए मुख्यतः कितने ककारों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो समाचार लिखते समय ककारों की बात की गई है।
कौन, कहाँ, कब, कैसे, क्यों। ठीक है, इस तरीके से कुल 6 ककारों की चर्चा की गई है। और अगर अधिक आपको जानकारी हासिल करनी हो तो जनसंचार पर एक मैंने इससे पहले एमसीक्यू कराया था, जहां पर इन ककारों पर विस्तार से बात की गई है। तो पहले आपको ध्यान में रखना है कि इनकी संख्या 6 है ककारों की, इसीलिए इनको ककार कहा गया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं और क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से ककार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ककार सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित नहीं होता है। जब आप पढ़ेंगे ककारों के बारे में तो जो 6 ककार हैं उसमें से 4 ककार अलग चीज के लिए फेमस हैं और 2 ककार अलग चीज के लिए। ठीक है, तो ककार जो सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित नहीं है उसमें सही जवाब है, उसमें जो ऑप्शन है पढ़ देता हूं, क्या, कौन, कब, कैसे। तो कौन सा नहीं है, सही जवाब है ऑप्शन डी, कैसे जो है वो सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित ककारों में शामिल नहीं है, जबकि क्या, कौन, कब ये सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित है। इसी तरीके से इसको अगर आप और अच्छे से देखना चाहते हैं तो मुझे एक पत्रिका का नाम याद आ रहा है जिसको प्रतियोगिता साहित्य दर्पण पीडी कहा जाता है। और जब उसका जीएस आता था तो उस पे लिखा रहता था कब, कौन, कहाँ, क्यों, इस टाइप से आपने देखा होगा। मेरी बातों को आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, लिखा रहता है उसमें। ठीक है, आगे बात करते हैं। कैसे को आप ध्यान में रखिए कि ये सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित नहीं ककारों में शामिल है। अब ये कहाँ शामिल है ये आप जान पाएंगे। ककार कैसे और क्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है। विवरण, व्याख्या, विश्लेषण, उपयुक्त सभी। तो आप देख रहे हैं कि ककार में 2 ककार हैं जिनका प्रयोग विवरण के अर्थ में, व्याख्या के अर्थ में और विश्लेषण के अर्थ में किया जाता है, यानी कि उपयुक्त सभी इसका सही जवाब होगा। और इन दोनों ककारों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कैसे, क्यों। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंस कर पाएंगे, अंतर कर पाएंगे। आगे बात करते हैं। पूछा गया कि फीचर कैसा लेखन है। फीचर कैसा लेखन है, सुव्यवस्थित, सृजनात्मक, आत्मनिष्ठ, उपयुक्त सभी। तो फीचर कैसा लेखन है, सही जवाब हो गया उपयुक्त सभी। वो सुव्यवस्थित भी होता है, सृजनात्मक भी होता है, आत्मनिष्ठ भी होता है। इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी हो गया। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से फीचर का उद्देश्य नहीं होता है। फीचर का उद्देश्य नहीं है, ऑप्शन दिया गया है सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, तात्कालिक घटनाओं से अवगत कराना। तो फीचर का उद्देश्य नहीं है, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी कि तात्कालिक घटनाक्रम से अवगत कराना फीचर का उद्देश्य नहीं है। बाकी वो सूचना दे सकता है, शिक्षित कर सकता है, मनोरंजन भी कर सकता है। फिल्म फीचर का आपने जिक्र सुना होगा या फिर इसको देखा भी होगा। तो फीचर क्या है, तात्कालिक घटनाक्रम को अवगत नहीं कराता है। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से फीचर की भाषा होती है सपाट बयानी, अलंकारिक और दुरू, अलंकारिक और दुरू, सरल, रूपात्मक, आकर्षक, इनमें से कोई नहीं। तो फीचर की जो भाषा होती है वो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है कि सरल होती है, रूपात्मक होती है और आकर्षक भी होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट का इस्तेमाल करके भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को उजागर किया जाता है। खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, विवरणात्मक रिपोर्ट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर रिपोर्टों की चर्चा की गई है और किस रिपोर्ट का प्रयोग करके हम इन चीजों में काम कर सकते हैं, भ्रष्टाचार, अनियमितता और गड़बड़ियों को उजागर कर सकते हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, खोजी रिपोर्ट, जिसको कि आपने देखा एक जगह कि स्टिंग ऑपरेशन कई बार इसको बोल दिया जाता है या फिर स्टिंग रिपोर्ट। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है और उसके आधार पर किसी घटना या समस्या या मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाया जाता है। तो कौन सी रिपोर्ट है, ऑप्शन दिया गया है खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, विवरणात्मक रिपोर्ट। तो चारों रिपोर्टों के बारे में आप देख रहे हैं, इसमें से सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, इन डेप्थ रिपोर्ट। कई बार क्या होता है कि विकल्प में जो भी शब्द दिए रहते हैं
उनके अर्थ को भी अगर आप गंभीरता से समझ पा रहे हैं तो आराम से इसका सही जवाब दे पाएंगे, क्योंकि इसमें गहरी छानबीन की जाती है आंकड़ों के साथ। तो डेप्थ का अर्थ थोड़ा गहराई से लगाया जाता है, आप देख ही रहे हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं कि प्रिंट मीडिया माध्यम में किसकी प्रमुखता होती है? शब्द की, ध्वनि की, दृश्य की, प्रेस की। तो प्रिंट मीडिया में किसकी प्रमुखता होती है? सही जवाब है ऑप्शन ए, शब्द की प्रधानता होती है। पहले क्या है? शब्द, इसके बाद जितनी चीजें हैं प्रेस इत्यादि हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। इसके बाद हम बात करते हैं कि रेडियो माध्यम में किसकी प्रमुखता होती है? रेडियो माध्यम में किसकी प्रमुखता होती है? ऑप्शन दिया गया है शब्द, ध्वनि, दृश्य, प्रेस। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि रेडियो में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? ध्वनि है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि टेलीविजन माध्यम में किसकी प्रधानता होती है? तो टेलीविजन की जब बात आएगी, विकल्प आप देख रहे हैं वही सब है, शब्द, ध्वनि, दृश्य, प्रेस। तो टेलीविजन माध्यम में दृश्य की प्रधानता होती है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से पत्रकारिता के प्रमुख प्रकारों में शामिल नहीं है। पत्रकारिता के भी प्रमुख प्रकार हैं, उसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि शामिल नहीं है? ऑप्शन दिया गया खोज पत्रकारिता, डॉग वॉच डॉग पत्रकारिता, यहाँ पर वॉच डॉग पत्रकारिता होना चाहिए था। खोज पत्रकारिता, वॉच डॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता, सनसनीखेज पत्रकारिता। तो पत्रकारिता के प्रमुख प्रकारों में शामिल नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन डी। देखिए, सैद्धांतिक रूप में तो सही जवाब ऑप्शन डी है, लेकिन व्यवहारिक रूप में देखें तो सनसनीखेज पत्रकारिता ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां तक कि इसका प्रभाव एजुकेशन लाइन में भी पड़ गया है। कई बार आप देखेंगे थंबनेल कुछ रहता है और मैटर अंदर कुछ रहता है। जब से केबीएस का एग्जाम शुरू हुआ है तो तमाम टीचर्स आ गए हैं, कुछ लिख रहे हैं कि भ्रम में नहीं रहना है, सबसे अच्छी जानकारी यहीं पर दी जा रही है। कुछ लोगों को लग रहा है कि मुझे छोड़कर सारे लोग भ्रमित कर रहे हैं। ठीक है ना? तो सभी लोग क्या है, सनसनीखेज टाइप की कोशिश करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि ऐसा थंबनेल बनाए कि रातों रात चमक जाए, मैला आंचल रेणु की तरह, और उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की तरह। तो सनसनीखेज पत्रकारिता तो इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? लेकिन हमें सैद्धांतिक रूप से, क्योंकि एक नंबर हमें हासिल करना है, तो जो भी एनसीईआरटी में दिया गया उसी को हम ध्यान में रखेंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन क्या हो गया? डी इसका सही जवाब है कि सनसनीखेज पत्रकारिता के प्रकारों में शामिल नहीं है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे आप समाचार कहना पसंद नहीं करेंगे? निम्नलिखित में से आप किसे समाचार कहना पसंद नहीं करेंगे? प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना, किसी घटना की रिपोर्ट, समय पर दी जाने वाली हर सूचना, सहकर्मियों का आपसी कुशल क्षेम, या किसी मित्र की शादी। ये समाचार में कौन नहीं आएगा? ठीक है, तो आप लोग भी इस पर विचार कर रहे होंगे कि हर सूचना जितनी भी है, चाहे कोई रिपोर्ट है, चाहे समय पर जो कुछ सूचना दी जाती है, सब क्या होता है? समाचार है। सहकर्मियों का आपसी कुशल क्षेम या किसी मित्र की शादी में जाना, ये क्या है? इन तीनों के अपेक्षा कमजोर ऑप्शन है। इस तरीके से ऑप्शन डी इसका हो गया सही जवाब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस माध्यम की अहम भूमिका यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत कराने में थी? प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट। तो यूरोप में जब रेनेसा आया हुआ था, यानी कि पुनर्जागरण आया था, तो किस माध्यम की अहम भूमिका थी? ऑप्शन दिया गया है प्रिंट मीडिया, रेडियो, प्रिंट माध्यम, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट। तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, प्रिंट माध्यम। और एक चीज आप ध्यान में रखेंगे कि जब भारत में भी 1826 से हिंदी पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ था, तो जो भारतेंदु युग है आगे चलकर, उसमें लगभग सभी जितने भी साहित्यकार थे, सब क्या थे? एक तरीके से पत्रकार थे। हर लोग कुछ न कुछ पत्रिकाओं का संपादन करते थे और लोगों को जागरूक करते थे। तो ये जो प्रिंट माध्यम है, यूरोप में भी पुनर्जागरण का एक तरीके से काम किया था, शुरुआत कराने में अहम भूमिका थी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया कि इंटरनेट पत्रकारिता आजकल बहुत लोकप्रिय है क्योंकि इससे दृश्य एवं प्रिंट दोनों माध्यमों का लाभ मिलता है। इससे खबरें बहुत तीव्र गति से
पहुंचाई जाती हैं। इससे खबरों की पुष्टि तत्काल होती है। उपरोक्त सभी। तो इंटरनेट पत्रकारिता आजकल बहुत लोकप्रिय है। क्यों? क्योंकि जितने भी इसमें चीजें बताई गई हैं ऊपर की तीनों ऑप्शन सही हैं कि दृश्य एवं प्रिंट दोनों माध्यमों से लाभ मिलता है। खबरें बहुत तेजी से पहुंचाई जाती हैं कि कब एग्जाम होने वाला है, कब फॉर्म निकलने वाला है, कब कैंसिल होने वाला है, कब रिजल्ट आने वाला है। तेजी से खबरें फैलती हैं। अब तो सूचना परक जो भी खबरें हैं उन पर वीडियो बनाना भी कोई मतलब की बात नहीं होती है, क्योंकि सारी खबरें लोगों तक पहुंच जाती हैं और इससे खबरों की पुष्टि भी तत्काल हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई बोल दिया कि भूकंप आया था, तो तुरंत आप गूगल करके देखते हैं कि बात सही है कि नहीं है। इस तरीके से ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो गया। आगे बात करते हैं कि टेलीविजन पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है। टेलीविजन पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विजुअल, नेट, बाइट, उपयुक्त सभी। तो आपने जब इससे पहले कुछ प्रश्नों को देखा तो इसमें दृश्य की बात आ रही थी, नेट साउंड की भी बात आई थी और बाइट की भी बात आई थी। तो इस तरीके से उपयुक्त सभी जो आंसर है वो सही है। अच्छा, उपयुक्त सभी जो ऑप्शन है वो सबसे कमजोर ऑप्शन के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन इस पूरे वीडियो लेक्चर का प्रैक्टिस सेट का एक उद्देश्य ये भी है कि आप उन मेन चीजों को अच्छे से समझ लें। तो आगामी परीक्षा में जो भी प्रश्न आएंगे हो सकता है कि यहाँ पर उपयुक्त सभी के स्थान पर और कुछ शब्द दे दिया जाए और पूछा जाए कि नहीं है, तो आप तुरंत कैच कर लेंगे कि हमने टेलीविजन के संदर्भ में विजुअल, नेट और बाइट पढ़ा था। ठीक है, तो आप सही कर पाएंगे वहां पर। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया कि रेडियो समाचार की भाषा के संदर्भ में असंगत कथन है। रेडियो समाचार की भाषा के संदर्भ में असंगत कथन है। ऑप्शन दिया गया है जिसमें आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग, जो समाचार वाचक आसानी से पढ़ सके, जिसमें आम बोलचाल की भाषा और सटीक मुहावरों का इस्तेमाल हो, जिसमें सामासिक और तत्सम शब्दों की बहुलता हो। तो असंगत कथन कौन सा है? तो सही जवाब आपके दिमाग में तुरंत आने लगा होगा कि ऑप्शन डी क्या है? असंगत है। सामासिक और तत्सम शब्दों की बहुलता होगी तो फिर ये आम लोगों के लिए या फिर जो भी आम बोलचाल के शब्दों को अच्छे से समझते हैं उनके लिए कठिन हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन डी क्या है? गलत है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसमें तथ्यों की खोज और विश्लेषण पर जोर दिया जाता है? सिनेमा, फीचर लेखन, रिपोर्ट लेखन, साक्षात्कार। तो किसमें तथ्यों की खोज और विश्लेषण पर जोर दिया जाता है? सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, रिपोर्ट लेखन में। रिपोर्ट में हम तथ्यों की खोज करते हैं, फिर उसका विश्लेषण करते हैं, फिर प्रकाशित करते हैं। इसीलिए समय पर आप देखते होंगे कि अलग अलग मंत्रालयों की रिपोर्ट आती है। ठीक है ना? तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं, रिपोर्ट के संदर्भ में असत्य कथन है। रिपोर्ट के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? यह बहुत विस्तृत और बड़ी हो सकती है। इसे श्रृंखलाबद्ध करके कई किस्तों में प्रकाशित किया जा सकता है। रिपोर्ट की भाषा सरल, सहज और आम बोलचाल की नहीं होनी चाहिए। इसमें तथ्यों की खोज और विश्लेषण को महत्व देना चाहिए। तो कौन सी बात है जो कि असंगत है? तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि ऑप्शन सी जो है वो क्या है? असंगत है। लिखा गया है कि रिपोर्ट की भाषा सरल, सहज और आम बोलचाल की नहीं होनी चाहिए, यानी कि कठिन होनी चाहिए। क्या हुआ? गलत हो गया। बाकी रिपोर्ट विस्तृत भी हो सकती है। इसको एक से अधिक बार प्रकाशित किया जा सकता है किस्तों में, जिसको कि धारावाहिक भी कहा जा सकता है कि एक बार भाग एक रिपोर्ट आ गया, फिर एक बार दो आ गया, तीन आ गया, ऐसे करके। और तथ्यों की खोज तथा विश्लेषण को महत्व देना चाहिए भी सही है। तो ऑप्शन डी क्या है? असंगत। ऑप्शन सी असंगत है इसका। आगे बात करते हैं कि अखबार में किसी घटना, समस्या या मुद्दे के प्रति अपनी राय प्रकट करना क्या कहलाता है? संपादकीय लेखन, स्तंभ लेखन, साक्षात्कार, लेख। तो अखबार में किसी घटना, समस्या या मुद्दे के प्रति अपनी राय प्रकट करना क्या कहलाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, संपादकीय लेखन। ठीक है, तो जब आप अखबार पढ़ते हैं तो उसमें जब कोई संपादकीय आप टिप्पणी पढ़ते हैं, खासतौर से जो संपादकीय एक पेज होता है उसको पढ़ते हैं, तो वहां पर कोई भी व्यक्ति किसी घटना या मुद्दे को लेकर अपनी राय को प्रकट करता है। आगे बात करते हैं कि स्तंभ लेखन होता है। स्तंभ लेखन क्या होता है? ऑप्शन दिया गया है विचार परक, तथ्य परक, खोज परक,
व्याख्या परक। तो स्तंभ लेखन क्या होता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, विचार परक। ठीक है, कई बार जब आप अखबारों को पढ़ते होंगे तो उसमें लोगों का स्तंभ लेखन आता है, खासतौर से जो संपादकीय पृष्ठ होता है, एक संपादक का इधर कोने में रहता है, फिर इसके बाद अलग अलग जो भी आलोचक हैं, समीक्षक हैं, उन लोगों का स्तंभ रहता है नाम से। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अगला जो प्रश्न है कि सभी अखबार संपादकीय पृष्ठ पर समसामयिक मुद्दों पर पत्रकारों और उन विषयों के विशेषज्ञों के माध्यम से निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित करते हैं? संपादकीय लेखन, स्तंभ लेखन, साक्षात्कार, लेख। तो आप देखते हैं कि संपादकीय पृष्ठ पर समसामयिक मुद्दों पर कुछ लेख रहते हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, लेख, आर्टिकल। ठीक है, अगला प्रश्न है एक सफल साक्षात्कार के लिए आवश्यक गुणों में असंगत है। एक सफल इंटरव्यू के लिए आवश्यक गुणों में क्या है? असंगत। ऑप्शन दिया गया है संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य और साहस, विद्वान या फिर विद्वत्ता। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि आवश्यक गुणों के लिए जरूरी नहीं है, आवश्यक गुणों में शामिल नहीं है? एक सफल साक्षात्कार के लिए जरूरी है संवेदनशीलता का होना, कूटनीति का होना, धैर्य और साहस का होना। कोई जरूरी नहीं है कि आप में विद्वत्ता हो, सब कुछ रहेगा और आपके अंदर संवेदनशीलता नहीं रहेगी, कूटनीति नहीं रहेगी, धैर्य और साहस नहीं रहेगा, तो सारा चीज बेकार हो जाएगा। इसलिए कई बार आपने सुना होगा कि विद्या विनयम ददाति, विद्या से विनय की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो और कई बार विद्वत्ता जो होती है इसमें ईगो टाइप की चीजें आती हैं और संवेदनशीलता का भी अभाव हो जाता है। कूटनीति में भी कई बार पढ़े लिखे लोग भी गलत निर्णय ले लेते हैं और खासतौर से आप देखते होंगे कि इसमें साहस और धैर्य की भी कमी हो जाती है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जब आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ेंगे तो उसमें साक्षात्कार के आवश्यक गुणों में सिर्फ संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य और साहस की बात की गई है। तो इस तरीके से ऊपर के तीनों ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन डी गलत है यहाँ पर। आगे बात करते हैं एक अच्छे और सफल साक्षात्कार के लिए जरूरी है आपके पास पर्याप्त जानकारी हो, इसके बारे में स्पष्टता हो, रिकॉर्ड करना संभव हो, उपयुक्त सभी। तो एक अच्छे और सफल साक्षात्कार के लिए सभी बातें क्या हैं? जरूरी हैं कि जिसका भी इंटरव्यू लेने जा रहे हो आप तो पर्याप्त जानकारी हो आपको, इसके बाद स्पष्टता भी हो। अगर आप चाहें तो इसको रिकॉर्ड कर लें या फिर चाहें तो उसको लिखित रूप में नोट्स भी बना सकते हैं, इसको भी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से उपयुक्त सभी ऑप्शन क्या यहाँ पर सही हो गया। अगला प्रश्न है कि संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे क्या कहते हैं? डेस्क, बीट, फ्रीलांस, न्यूज पेग। तो इसको क्या कहा जाता है? जब कोई संवाददाता का काम डिवाइड किया जाता है और उसके रुचि के अनुसार दिया जाता है, जैसे उसकी रुचि राजनीति में है, किसी की रुचि खेल रिपोर्ट में होती है, कुछ की आर्थिक में होती है, कुछ की फिल्मों के साइड में होती है, अलग अलग है। तो इसको क्या कहा जाता है मीडिया की भाषा में? सही जवाब है ऑप्शन बी, बीट कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सूचनाओं के स्रोत हैं, निम्नलिखित में से सूचनाओं के स्रोत हैं। ऑप्शन दिया गया है मंत्रालय के सूत्र, प्रेस कॉन्फ्रेंस, विज्ञप्ति, उपयुक्त सभी। तो सूचनाओं के स्रोत में कौन कौन से आते हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी। तो आप देख रहे हैं कि लगातार मैंने उपयुक्त सभी वाले आंसर को ही सही बताया है। कोशिश ये है कि आप उन सारी चीजों से परिचित हो जाएं जिससे कि फाइनल एग्जाम में आप अच्छा कर पाए। सूचनाओं में मंत्रालय के सूत्र भी आ जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होती है तो भी सूचना आ जाती है, विज्ञप्ति आती है तो आप अपना फॉर्म भरते हैं, फिर एग्जाम देते हैं, फिर रिजल्ट आता है। अगर विज्ञप्ति नहीं आती तो फिर हमें सूचना भी नहीं मिलती। तो विज्ञप्ति भी क्या है? स्रोत के रूप में। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से सूचनाओं के स्रोत हैं। फिर से उसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। सूचनाओं का स्रोत क्या है? साक्षात्कार, सर्वे और जांच समितियों की रिपोर्ट, उस क्षेत्र में सक्रिय संस्थाएं, उपयुक्त सभी। तो इसका भी सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि साक्षात्कार भी सूचनाओं के स्रोत में है, क्योंकि आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका इंटरव्यू देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें वहां से पता चलती हैं, या फिर सर्वे और जांच समितियों की जो रिपोर्ट होती है उससे भी हमें
सूचना मिल जाती है, या फिर जो भी संस्थाएं हैं, सक्रिय संस्थाएं हैं, उससे भी सूचना मिल जाती है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म है। असंगत युग्म हमें बताना है और बहुत ध्यान से इस प्रश्न को देखना है। प्रिंट माध्यम जो कि श्रव्य माध्यम है, रेडियो श्रव्य माध्यम, टेलीविजन श्रव्य दृश्य माध्यम, टेप रिकॉर्डर श्रव्य माध्यम। तो असंगत युग्म कौन सा है? आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान दे दिया होगा। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रिंट माध्यम क्या है? दृश्यों का किस माध्यम में अधिक महत्व होता है? ऑप्शन दिया गया है समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट। तो ध्यान में रखना है कि दृश्यों का अधिक महत्व किस माध्यम में होता है। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन तीसरा, टेलीविजन। अगला प्रश्न है उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कितने भागों में बांटा जाता है? उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कितने भागों में बांटा जाता है? ऑप्शन दिया गया है 3, 4, 5, 2। इसका जो सही जवाब है वो 3 भागों में बांटा जाता है उल्टा पिरामिड शैली में। अगला प्रश्न है सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम कौन सा है? सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, इंटरनेट। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन चौथा, इंटरनेट। तो ध्यान में रखिए सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम है इंटरनेट। हालांकि पता नहीं चलता है हम लोग जब भी रिचार्ज कराते हैं, लेकिन बाद में अगर इसका लेखा जोखा आप देखेंगे तो बहुत खर्चीला हो जाता है। अगला प्रश्न है समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी पत्रकार को क्या कहते हैं? फ्रीलांसर, पूर्णकालिक, अंशकालिक, अल्पकालिक। ध्यान से प्रश्न को देखना है कि समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी पत्रकार को कहा जाता है पूर्णकालिक। ठीक है, ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है इनमें समाचार पत्र की आवाज किसे माना जाता है? इनमें से समाचार पत्र की आवाज किसे माना जाता है? ऑप्शन दिया गया है फीचर, संपादक के नाम पत्र, संपादकीय, स्तंभ लेखन। तो समाचार पत्र की आवाज, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, संपादकीय को समाचार पत्र की आवाज माना जाता है। अगला प्रश्न है फीचर लेखन की शैली निम्नलिखित में से किस शैली के निकट है? फीचर लेखन की शैली किसके निकट है? ऑप्शन दिया गया काव्यात्मक, कथात्मक, वक्तव्यात्मक, रूपात्मक। चारों ऑप्शंस में जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन दूसरा है कथात्मक। तो इन प्रश्नों को सुनते जाइए और जो इनके आंसर हैं उनको अपने कॉपी पर नोट करते जाइए और अपने दिमाग में भी सेट करते जाइए। अगला प्रश्न है जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है? ऑप्शन दिया गया है रेडियो, टेलीविजन, प्रिंट, नारद मुनि। 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर और पूछा गया कि जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में, ये ध्यान में रखना है। जल्दीबाजी में कई विद्यार्थी हो सकता है कि इसको नारद मुनि तुरंत टिक करके आगे बढ़ जाए, लेकिन क्वेश्चन को भी आराम से पढ़ना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, प्रिंट, जो कि जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है। क्वेश्चन देखने में छोटा लग रहा है लेकिन है टर्निंग और ट्विस्ट करने वाला। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि दृश्य श्रव्य प्रिंट जनसंचार माध्यम का उदाहरण हो सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को देखना है कि दृश्य श्रव्य प्रिंट जनसंचार माध्यम के उदाहरण हो सकते हैं। ऑप्शन दिया गया है टीवी, रेडियो, कागज। देखिए 3 दिया हुआ है, टीवी, रेडियो, कागज, टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, समाचार पत्र, रेडियो, टीवी, सिनेमा, आकाशवाणी, इंटरनेट। तो यहाँ पर क्रम देखना आपको, पहले दृश्य, फिर श्रव्य, फिर प्रिंट। तो इसके हिसाब से आंसर देना है कि क्या हो सकता है। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर दूसरा, ठीक है, कि टीवी, रेडियो, समाचार पत्र। अगला प्रश्न है
इंटरनेट पत्रकारिता आजकल बहुत लोकप्रिय है क्योंकि इससे दृश्य, श्रव्य एवं प्रिंट तीनों माध्यम एक साथ लाभ देते हैं। इससे खबरें बहुत तीव्र गति से पहुंचाई जाती हैं। इससे सही समाचार जल्दी प्राप्त होते हैं। और एक ऑप्शन और है कि इससे खबरों की पुष्टि जल्दी हो जाती है। तो इन चारों ऑप्शंस को देखेंगे और फिर एक बार क्वेश्चन और देखेंगे कि इंटरनेट पत्रकारिता आजकल बहुत लोकप्रिय है क्योंकि इससे खबरें बहुत तीव्र गति से पहुंचाई जाती हैं। ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि फ्रीलांसर, यहां पर कट गया थोड़ा सा, फ्रीलांसर होता है। ऑप्शन दिया गया है पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार, अर्धकालिक पत्रकार। जब आप अखबार पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो वहां पर जिस टाइप के पत्रकार होते हैं ब्रैकेट में उनका नाम भी दिया रहता है। ठीक है, तो फ्रीलांसर होता है। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर वो है स्वतंत्र पत्रकार, क्योंकि शब्द में ही लगा हुआ है फ्री, बस। तो इसलिए आपको घबरा कर बहुत आंसर नहीं देना है, आराम से इसको देना है, बिना पढ़े भी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। और अक्सर परीक्षाओं में दिमाग काम भी करता है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, स्वतंत्र पत्रकार। अगला प्रश्न है समाचार लेखन के 6 ककार हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि समाचार लेखन के 6 ककार हैं, यानी कि क से शुरू होते हैं और कौन है छो। और ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि अलग अलग दिया हुआ है, क्या, कौन, कहाँ, कभी, किसके, कैसे। इसी टाइप से कई ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसमें से हमें बताना है कि 6 ककार कौन से हो सकते हैं। वैसे अभी भी देखिए शॉर्ट फॉर्म का जमाना है और यहाँ पर क्वेश्चन में भी शॉर्ट ही लिख दिया कि 6 ककार। तो अब हमें इसका सही आंसर ध्यान में रखना है। ऑप्शन तीसरा है कि जब समाचार लेखन लिखा जाता है तो ध्यान में रखा जाता है क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। इन 6 ककारों का हम ध्यान में रखते हैं कि समाचार जब भी लेखन हो तो ये 6 का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। इसके पहले आपने एक जीके की किताब देखी होगी, प्रतियोगिता दर्पण है शायद, उसमें भी ऊपर में ही लिखा रहता है कौन, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, इस टाइप से लिखा रहता है। ठीक है, तो बस मैं याद करने के लिए इसका उदाहरण दे रहा हूँ। बाकी समाचार लेखन के 6 ककारों को जरूर ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है किसी माध्यमों के लेखन के लिए किसे ध्यान में रखना होता है। किसी भी माध्यमों के लेखन के लिए किसे ध्यान में रखना होता है। तो ऑप्शन दिया गया माध्यमों को, लेखक को, जनता को, बाजार को। ये क्वेश्चन बड़ा देखने में टेक्निकली आप देख रहे हैं कि प्रश्न में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। किसी भी माध्यमों के लेखन के लिए किसे ध्यान में रखना होता है। सही जवाब है ऑप्शन माध्यमों को। ठीक है, पहला ही ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है। इससे पहले आपने देखा एक प्रश्न और था, केवल प्रश्न घुमाया गया था और यहाँ पर उसी टाइप से कुछ और प्रश्न आ रहा है। आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम, ऑप्शन दिया गया अखबार, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, सही जवाब हो गया विकल्प के आधार पर अखबार। पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है नेट साउंड किस माध्यम से संबंधित है। तो ये हो सकता है कि आपको थोड़ा सा नया, अब यहाँ पर कई बार इंटरनेट को नेट भी बोल दिया जाता है। नेट साउंड किस माध्यम से संबंधित है। ऑप्शन दिया गया है इंटरनेट, टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए, तो इसका जो सही जवाब है नेट साउंड टेलीविजन माध्यम से संबंधित है। ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है हिंदी में नेट पत्रकारिता का आरंभ हुआ, कब से हुआ, ये यहाँ पर ऑप्शन पूछा जा रहा है। भास्कर, जागरण, वेब दुनिया, प्रभात साक्षी। तो हिंदी में नेट पत्रकारिता का आरंभ किससे हुआ। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, वेब दुनिया। ठीक है, तो वेब दुनिया से हिंदी में नेट पत्रकारिता का आरंभ हुआ, की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है
समाचार लेखन के कितने ककार होते हैं? इसके पहले हमने ककारों पर चर्चा कर ली है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने बोला, बहुत लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि 6 ककार होते हैं। इसी तरीके से रिवीजन होता जाता है और क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं वो भी आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तो समाचार लेखन में कितने ककार होते हैं? ऑप्शन दिया गया था 4, 5, 6 और 3। तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि 6 ककार होते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कविता के मूल में सम्मिलित है। ऑप्शन दिया गया है संवेदना, राग तत्व, संपूर्ण सृष्टि से जुड़ाव, उपयुक्त सभी। तो आप देख रहे हैं कि पहला ही ऑप्शन जो है, इसका सही जवाब आप लोगों के दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न को बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि आप कविता के मूल तत्वों से या फिर उसके मूल चीजों से परिचित हो जाएं। तो इस तरीके से आप ध्यान में रखें कि कविता में संवेदना भी जरूरी है, राग तत्व भी जरूरी है और सृष्टि से जुड़ाव और बोध भी जरूरी है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन दिया गया है वाल्मीकि, घनानंद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो आपके दिमाग में तुरंत इसका सही जवाब आने लगा होगा। सही जवाब है ऑप्शन सी, सुमित्रा नंदन पंत की ये कविताएं हैं या फिर पंक्तियां हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा गान। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला प्रश्न है, कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण है शब्द, रस, अलंकार, तुकबंदी। तो कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण कौन सा है? आपके दिमाग में आने लगा होगा। सही जवाब है ऑप्शन ए, शब्द है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि अगर कहीं मैं तोता होता, तोता होता तो क्या होता, तोता होता। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया है सुमित्रा नंदन पंत, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह, महादेवी वर्मा। तो जो उपरोक्त पंक्तियां दी गई हैं वो किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, रघुवीर सहाय। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला प्रश्न भी पंक्तियों पर ही आधारित है कि वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही मेरा समझा गया, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन। तो आप देख रहे हैं कि एनसीईआरटी में सारी कविताएं लगी हुई हैं, सारी पंक्तियां लगी हुई हैं, वहीं से हमने इसको उठाया है। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, शमशेर बहादुर सिंह। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला प्रश्न है कि कवि अपनी कविता में शब्दों और ध्वनियों से निर्मित करता है रिदम, लय, एक व्यवस्था या फिर उपरोक्त सभी। तो जैसे ही आपने देखा होगा कि उपरोक्त सभी है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी ही है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि कवि अपनी कविता में शब्दों और ध्वनियों से क्या निर्मित करता है? रिदम को निर्मित करता है, लय को निर्मित करता है और एक व्यवस्था बनाता है। व्यवस्था यहाँ पर कोई खाने पीने वाली व्यवस्था नहीं है, बल्कि कविता की जो भाषा है या फिर जो भी कविता का स्वरूप है उसका निर्माण करता है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होते हैं? निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होते हैं? रस और अलंकार, रस और छंद, बिंब और छंद, अलंकार और छंद। तो जब आप एनसीईआरटी की किताब गंभीरता से पढ़ेंगे तो वहां पर कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होने वाले जो तत्व हैं वो हैं बिंब और छंद। इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत ने कविता के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता पर बल दिया है? सुमित्रा नंदन पंत ने इस पर ज्यादा जोर दिया है। ऑप्शन दिया गया रस, अलंकार, चित्र भाषा, प्रतीक। तो इसका जो सही जवाब है आपके दिमाग में आने लगा होगा। सही जवाब है ऑप्शन सी, चित्र भाषा पर जोर दिया है सुमित्रा नंदन पंत ने। चित्र भाषा को ही हम बिंब भी कहते हैं कई बार। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से कविता का अनिवार्य तत्व है रस, अलंकार, छंद, गुण। तो आप देख रहे हैं कि कविता पढ़ते समय लगभग हमें रस, अलंकार, छंद, गुण
पढ़ना ही पड़ता है, लेकिन अनिवार्य तत्व की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, छंद होना चाहिए। आगे बात करें अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कविता के लिए किसकी पहचान होनी चाहिए? अर्थ की लय का, संगीत का, छंद का, उपरोक्त सभी का। तो कविता के लिए अर्थ की लय की भी पहचान होनी चाहिए, संगीत का पहचान होना चाहिए और छंद का भी होना चाहिए। तो इस तरीके से तीनों ऑप्शन क्या है, सही है, लेकिन प्रश्न के मुताबिक ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? सुमित्रानंदन पंत, नागार्जुन, धूमिल, जयशंकर प्रसाद। तो इसका जवाब आप सभी के दिमाग में आने लगा होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, धूमिल, सुदामा पांडे, धूमिल की ये पंक्तियां हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। इसमें कौन सा अलंकार है? वैसे ये प्रश्न के तौर पर केबीएस में आ चुका है। अगर आप प्रैक्टिस सेट्स देखे होंगे या फिर एलडीसी का एग्जाम पेपर देखे होंगे तो वहां पर यह प्रश्न पूछा जा चुका है और सीधे सीधे ये एनसीईआरटी की किताब से उठा लिया गया है। तो कौन सा अलंकार है इसमें? उपमा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी है, मानवीकरण अलंकार। अगर मान लीजिए ऑप्शन में ये नहीं रहता है तो यहाँ पर एक और अलंकार होता है, रूपक अलंकार का भी प्रयोग इन पंक्तियों में किया गया है। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से निराला के इस रचना में घनघोर निजी और उतने ही सामाजिक चेतना की अभिव्यक्ति हुई है? जूही की कली, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति, बादल राग। तो निराला की किस रचना में घनघोर निजी और सामाजिक चेतना दोनों की अभिव्यक्ति हुई है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सरोज स्मृति। इसको कई बार हम शोक गीत के रूप में भी जानते हैं, तो इसको भी आप अपने दिमाग में जरूर रखें। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि हमारी भारतीय परंपरा में नाटक को किसकी संज्ञा दी गई है? जब आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ेंगे तो वहां पर शुरू में ही बताया गया है कि भारतीय परंपरा में नाटक को संज्ञा दी गई है। ऑप्शन दिया गया है दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य, महाकाव्य, दृश्य श्रव्य काव्य। तो नाटक को किसकी संज्ञा दी गई है? सही जवाब बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में आने लगा होगा, कुछ कंफ्यूज्ड भी होंगे कि आखिरकार इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है। एनसीईआरटी के मुताबिक इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, दृश्य काव्य। नाटक को दृश्य काव्य के अंतर्गत रखा जाता है। हालांकि आप देखते हैं कि दृश्य और श्रव्य काव्य दोनों में भी हो सकता है, लेकिन भारतीय परंपरा के अनुसार इसको दृश्य काव्य माना गया है। तो इस आंसर को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया कि नाटक लिखते समय नाटककार को नाटक की कौन सी विशेषता हमेशा याद रखनी चाहिए? नाटक लिखते समय नाटककार को नाटक की कौन सी विशेषता हमेशा याद रखनी चाहिए? ऑप्शन दिया गया है समय का बंधन, शब्द, कथ्य, संवाद। तो इसे नाटक में तो इन चारों चीजों की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पर लिखा गया कि हमेशा याद रखनी चाहिए नाटककार को। सही जवाब है ऑप्शन ए, समय का बंधन। समय का बंधन हमेशा याद रखना चाहिए कि कितने समय का प्ले होगा। ठीक है, 45-45 मिनट का 3 अंकों में प्ले अक्सर किया जाता है। तो यहाँ पर समय का बंधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाटक विधा में। आगे बात करें तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से नाटक किस माध्यम से अपनी एक नई निजी और अलग अस्मिता ग्रहण करता है? नाटक किस माध्यम से अपनी एक नई निजी और अलग अस्मिता ग्रहण करता है? ऑप्शन दिया गया है समय का बंधन, शब्द, कथ्य, संवाद। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है कि शब्द के माध्यम से नाटक अपनी एक नई निजी और अलग अस्मिता को ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक नाटक के लिए जरूरी होता है उसका समय का बंधन, शब्द, कथ्य, संवाद। तो एक नाटक के लिए क्या जरूरी होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सबसे जरूरी है कथ्य।
ठीक है, अगर कथ्य होगा तब इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम है। समय का बंधन, शब्द, कथ्य, संवाद। तो नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम क्या है? आप लोगों के दिमाग में आने लगा होगा। सही जवाब है ऑप्शन डी, संवाद। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला प्रश्न है, वह कौन सी चीज है जो एक सशक्त नाटक को एक कमजोर नाटक से अलग करती है? वह कौन सी चीज है जो एक सशक्त नाटक को कमजोर नाटक से अलग करती है? ऑप्शन दिया गया, संवादों का क्रियात्मक होना, दृश्यात्मक होना, सब टेक्स्ट, उपयुक्त सभी। ठीक है, यहाँ पर उपयुक्त थोड़ा सा गलत लिखा गया है, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, संवादों का क्रियात्मक होना एक सशक्त नाटक को एक कमजोर नाटक से अलग करता है। दृश्यात्मक होना और सब टेक्स्ट होना। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सब टेक्स्ट क्या होगा? जैसे कई बार जब हम कोई संवाद नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए अलग से किसी संकेत का प्रतीक करते हैं या फिर प्रतीक के रूप में यूज करते हैं, तो सब टेक्स्ट के रूप में आ गया हो। ठीक है, तो आप ध्यान में रखे होंगे कि सशक्त नाटक में क्या क्या जरूरी है। ये तीनों चीजें जरूरी है, नहीं तो ये कमजोर नाटक कहा जाएगा। अगला प्रश्न है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, यह कथन किस नाटक से उद्धृत किया गया है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, अजातशत्रु। तो इसका सही जवाब आप लोगों के दिमाग में तुरंत आने लगा होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है कि स्कंदगुप्त से लिया गया है। आगे बात करें, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम क्या है? आलोचना, अनशन, रंगमंच, नाटक। तो प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी, रंगमंच। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिए, हो सकता है कि ये आ जाए परीक्षा में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक सशक्त नाटक के लिए जरूरी नहीं है। एक सशक्त नाटक, बार बार आप देख रहे हैं कि इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया जो कि सशक्त नाटक बनाम कमजोर नाटक की चर्चा की जा रही थी और वहां पर चारों ऑप्शन सही थे, मतलब तीनों ऑप्शन। यहाँ पर भी एक बार सवाल पूछ लिया गया कि सशक्त नाटक में जरूरी नहीं है असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिरोध, स्वीकार। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर कि स्वीकार नहीं जरूरी है, बल्कि क्या होता है इसमें अस्वीकार होता है। जिस नाटक में जितनी असंतुष्टि होती है, छटपटाहट होती है, प्रतिरोध होता है, अस्वीकार होता है, वो नाटक उतना ही क्या होता है, सशक्त होता है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी हो गया। आगे बात करें तो अगला प्रश्न है, नाटक लिखते समय यह भी अत्यंत जरूरी है कि नाटक में जो चरित्र प्रस्तुत किए जाएं वे सपाट, सतही, टाइप्ड न हो, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। अच्छा, क्योंकि आप जैसा कि देख रहे हैं कि अभिव्यक्ति और माध्यम नामक जो पुस्तक है थोड़ा सा वो अध्ययन की मांग करती है और हमने पिछले 10-12 घंटे में अध्ययन करने के बाद ही इन सभी प्रश्नों का फॉर्मेट तैयार किया है, इसीलिए थोड़ा सा लेट भी हुआ है। मुझे उम्मीद थी कि आप सभी इंतजार कर रहे होंगे और संयोग से सी टेट की आंसर की भी आ गई थी, तो घर में ही कुछ लोगों ने परीक्षा दी थी तो उसका भी हमने थोड़ा सा यहाँ पर मिलान करने लगा। ठीक है, तो इसीलिए लेट हुआ। आपको ध्यान में रखना कि नाटक लिखते समय यह भी अत्यंत जरूरी है कि नाटक में जो चरित्र प्रस्तुत किए जाएं वो सब सपाट, सतही और टाइप्ड न हो, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी विधा है जो हमेशा वर्तमान काल में घटित होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, कौन सी विधा है जो हमेशा वर्तमान काल में घटित होती है? ऑप्शन दिया गया है, कहानी, आलोचना, नाटक, उपन्यास। तो कौन सी है विधा? आपके दिमाग में आने लगी होगी विधा। सही जवाब है ऑप्शन सी, नाटक। नाटक जो है हमेशा वर्तमान काल में घटित होता है, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका अपना एक अलग शिल्प है जो शेरो शायरी, गीत संगीत और अतिरंजित संवादों पर आधारित होता है? फारसी नाटक, यूरोपीय नाटक, शास्त्रीय नाटक, यूनानी नाटक। तो आप देख रहे हैं कि किस नाटक के अंतर्गत शेरो शायरी, गीत संगीत, अतिरंजित संवादों को प्रस्तुत किया जाता है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए,
पारसी नाटक। तो इसको बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि कहानी किसी एक की नहीं, वह कहने वालों की है, सुनने वालों की भी। यह कथन किसका है? नामवर सिंह, राजेंद्र यादव, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी। तो ये किसका कथन है? तो यहाँ पर आपके दिमाग में इसका उत्तर आने लगा होगा। बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं, कृष्णा सोबती। कभी कभी कृष्णा सोबती भी कहानी के बारे में कुछ कुछ विचार करती हैं, तो इस कोटेशन को एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है, वहीं से इसको उठाया गया है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें परिवेश हो, द्वंदात्मकता हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है नाटक, कहानी, उपन्यास, महाकाव्य। तो आपको ध्यान में रखना है कि घटना, पात्र, समस्या, क्रमबद्ध ब्यौरा, परिवेश में द्वंदात्मकता, ठीक है, क्रमिक विकास, कथा का और चरम उत्कर्ष, ये सब किसमें होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, कहानी में। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होता है? कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होता है? ऑप्शन दिया गया है कथानक, संवाद, परिवेश, उद्देश्य। तो इसका सही जवाब है, यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में आने लगा होगा, सही जवाब है ऑप्शन ए, कथानक। कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है इसका कथानक, जिसको कि अंग्रेजी में बोलते हैं प्लॉट। अगर आप अरस्तु इत्यादि को पढ़ेंगे तो वहां पर इसका जिक्र होता है। आगे बात करें तो अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र लेखक को एक परिवेश देता है, पात्र देता है, समस्या देता है? तो कौन सा सूत्र है जो नाटक लिखते समय या फिर कोई भी रचना करते समय लेखक को परिवेश देता है, पात्र देता है, समस्या देता है? ऑप्शन दिया गया है कल्पना, कोरी कल्पना, कथानक, संवाद। तो सही जवाब इसका क्या है? ऑप्शन ए है, कल्पना। कल्पना के माध्यम से ही लेखक परिवेश बनाता है, पात्रों का निर्माण करता है और किसी समस्या को उठाता है। अगर कल्पना नहीं रहेगी तो फिर सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। जैसे मैं भी कल्पना करके चलता हूँ कि मेरे से 45,000 लोग पढ़ रहे हैं, वरना लैपटॉप के आगे बकबक करना भी बहुत बड़ी कला है। आप लोग भली भांति इससे परिचित होंगे। हालांकि जब आप लोग कमेंट्स करते हैं तो ये लगता है कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ। तो कल्पना है कि आप लोग बैठे हुए हैं और वही फील करके ये सारी चीजें प्रस्तुत की जाती हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया कि कहानी के कथानक को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2, 3, 4, 5। तो कहानी के कथानक को कितने भागों में बांटा जाता है? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, 3 भागों में बांटा गया है। आगे पता चल जाएगा कि वो कौन कौन से भाग हैं। प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कहानी के कथानक का विभाजन नहीं है। तो हमें नहीं को ध्यान में रखना है। कथानक का विभाजन नहीं है, प्रारंभ, मध्य, अंत, मंगलाचरण। तो इसका सही जवाब हो गया यहाँ पर ऑप्शन डी, मंगलाचरण जो है वो कथानक के विभाजन में नहीं आता है। बाकी जो 3 विभाजनों की हम चर्चा कर रहे थे वही ये 3 विभाजन है, प्रारंभ, मध्य, अंत। आगे बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहानी में रोचकता किसके कारण बनी रहती है? कहानी में रोचकता, कई लोगों के मुख से आप सुने होंगे कि इस कहानी में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। तो इंटरेस्ट कब आता है? ऑप्शन दिया गया कथानक, द्वंद्व, रस, संवाद। तो किसके माध्यम से कहानी में रोचकता बनी रहती है? सही जवाब है ऑप्शन बी, द्वंद्व के कारण। ठीक है, और कई बार तो इसको द्वंदात्मकता भी लिख दिया जाता है, तो इसको भी ध्यान में रख सकते हैं आप। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संवाद के संदर्भ में असत्य है? संवाद के संदर्भ में असत्य है। संवाद कहानी का विकास करना, पात्रों को स्थापित करना, कहानी को गति देना, कहानी को अवरुद्ध करना। संवाद का कौन सा काम नहीं है जो कि असत्य है? आपके दिमाग में तुरंत आने लगा होगा कि ऑप्शन डी इसका असत्य कथन है, क्योंकि संवाद कहानी को अवरुद्ध नहीं करता है बल्कि उसको गति प्रदान करता है, उसका विकास करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ऊपर के तीनों ऑप्शन क्या है? सही है, और ऑप्शन डी गलत है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहानी को प्रामाणिक और रोचक बनाने के लिए आवश्यक है? कहानी को प्रामाणिक और रोचक बनाने के लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन दिया गया देश काल, वातावरण,
स्थान, उपरोक्त सभी। तो जैसे ही आप लोग देख रहे होंगे कि ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी है, तो इसको लगा चुके होंगे आप लोग आंसर। लेकिन मेरी कोशिश यहाँ पर एक अलग ढंग की चीज है आपको बताने के लिए कि जब भी कहानी की प्रामाणिकता और रोचकता पर सवाल उठता है तो उसमें देश, काल, वातावरण और स्थान तीनों की जरूरत होती है। तो इन तीनों बिंदुओं को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। हालांकि रोचक बनाने के लिए अभी हमने ऊपर बात किया कि द्वंदात्मकता होनी चाहिए, ठीक है, तो वो अलग प्रसंग में था, यहाँ पर अलग है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कहानी लेखन सीखने का सबसे कारगर तरीका हो सकता है। बार बार कहानियां पढ़ना, फिल्मों को देखना, नाटक देखना, अच्छी कहानियां पढ़ना। तो कहानी लेखन सीखने का सबसे अच्छा कारगर तरीका क्या हो सकता है? एनसीईआरटी किताब जब आप पढ़ेंगे तो उसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है कि अच्छी कहानियां पढ़ेंगे तो आप कहानी लिखना सीख जाएंगे, वो सबसे कारगर तरीका हो सकता है। तो ऑप्शन डी आपके लिए सही जवाब है। आगे बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार कहानी चरम उत्कर्ष अर्थात क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है? किसके अनुसार कहानी क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है? ऑप्शन दिया गया कथानक, संवाद, परिवेश, चरित्र। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, कथानक के अनुसार कहानी अपने क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है या चरम उत्कर्ष की ओर बढ़ती है। अगला प्रश्न है कि दिन भर आप जिन घटनाओं, गतिविधियों और विचारों से गुजरते हैं उन्हें शब्दबद्ध करना क्या कहलाता है? यात्रावृत्त, संस्मरण, डायरी, रेखाचित्र। तो आपके दिमाग में तुरंत इसका आंसर आने लगा होगा कि दिन भर जिन घटनाओं, गतिविधियों और विचारों से हम गुजरते हैं और फिर उसको शब्दबद्ध करते हैं यानी लिखते हैं तो कहलाता है डायरी। हालांकि बड़ा ही क्लोज यहाँ पर ऑप्शन हमने दिया था, फिर भी आपको ध्यान में रखना है डायरी को। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि इस बार एग्जाम में आ भी जाए। पिछली सदी की सर्वाधिक पढ़ी गई डायरियों में है एक साहित्यिक की डायरी, प्रवासी की डायरी, डायरी की पन्ने, लद्दाख की डायरी। तो कौन सी डायरी है जो सबसे ज्यादा पिछली सदी में पढ़ी गई है, यानी कि जो 20वीं सदी है उसमें पढ़ी गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डायरी के पन्ने, जो कि एक 14-15 वर्षीय बालिका के द्वारा लिखा गया था। फ्रैंक उसका नाम है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म है। असंगत युग्म हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन दिया गया है पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी, सुदूर दक्षिण पूर्व सेठ गोविंदास, लद्दाख यात्रा की डायरी सज्जन सिंह, हरी घाटी रघुवीर सहाय। तो इसमें असंगत कौन सा है हमें बताना है और इन सभी तथ्यों को हमने एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी, हरी घाटी रघुवीर सहाय नहीं है बल्कि डॉक्टर रघुवंश है। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से डायरी के संदर्भ में सत्य है? नितांत वैयक्तिक रचना, सामाजिक रचना, वैयक्तिक और सामाजिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो डायरी के संदर्भ में सत्य बताना है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना कि असत्य की चर्चा नहीं की जा रही है बल्कि सत्य हमें बताना है। सही जवाब हो गया कि डायरी नितांत वैयक्तिक रचना है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे बात करें तो अगला प्रश्न है कि डायरी के संदर्भ में असंगत है, नितांत वैयक्तिक रचना है, सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य का भी ब्यौरा प्रस्तुत करता है, डायरी अंतरंग साक्षात्कार है, डायरी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। तो असंगत कथन कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन डी, हमारी सबसे बड़ी दुश्मन नहीं है बल्कि ये क्या है, हमारी सबसे बड़ी दोस्त है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। बाकी डायरी को माना जाता है कि अंतरंग साक्षात्कार भी है, सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य का ब्यौरा प्रस्तुत करती है, भी सही है, और नितांत व्यक्तिक रचना है जिसके बारे में हमने ऊपर भी बात की। अगला प्रश्न है जो कि कोटेशन के तौर पर है। पूछा गया कि पटकथा कुछ और नहीं, कैमरे से फिल्म के पर्दे पर दिखाए जाने के लिए लिखी हुई कथा है। किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया है मन्नू भंडारी, मनोहर श्याम जोशी, प्रभाष जोशी, राजेश जोशी। तो किसका कथन है यहाँ पर? सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, मनोहर श्याम जोशी का ये कथन है कि पटकथा कुछ नहीं है बल्कि कैमरे से फिल्म के पर्दे पर दिखाई जाने वाली कथा है और बाकी बहुत खास नहीं। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पटकथा में सबसे आवश्यक तत्व है। पटकथा में सबसे आवश्यक तत्व क्या है? ऑप्शन दिया गया है कथा, पर्दा, सिनेमा,
टेलीविजन। तो पटकथा में सबसे आवश्यक तत्व क्या आपके दिमाग में इसका जवाब आने लगा होगा? सही जवाब है ऑप्शन ए, कथा। जब भी आप पटकथा देखते हैं तो यहाँ पर दो शब्द हैं, एक तो पट है, पट मतलब पर्दा, और कथा मतलब कहानी। ठीक है, ऐसी कहानी जो पर्दे पर अब प्रस्तुत करने के लिए लिखी जाए वो क्या है? पटकथा है। तो इसमें सबसे सशक्त या फिर आवश्यक जो तत्व है वो है कथा। कथा रहेगी तब पर्दा बनेगा, पर्दा रहेगा तो सिनेमा, सिनेमा तो टेलीविजन है। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ, लेकिन प्रश्न के मुताबिक भी आंसर देना पड़ता है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पटकथा में शामिल नहीं होता है। पटकथा में कौन सा ऐसा तत्व है जो कि शामिल नहीं होता है? ऑप्शन दिया गया है निर्देशक, अभिनेता, तकनीशियन, रंगमंच। तो पटकथा में कौन शामिल नहीं है? सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, रंगमंच। किसमें शामिल होता है? वो है नाटक में। बाकी पटकथा में निर्देशक भी होता है, अभिनेता भी होता है और टेक्नीशियन भी होता है। जो आप देखते होंगे जब फिल्म की शूटिंग चलती है या फिर पर्दे के लिए शूटिंग चलती है तो बहुत लोग इसमें शामिल होते हैं। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है उसी से रिलेटेड आ गया यहाँ पर, स्क्रीन प्ले क्या है? कई बार आप देखते होंगे कि फिल्मों का स्क्रीनिंग प्ले होता है, ठीक है, तो वो क्या है? ऑप्शन दिया गया है नाटक की रचना, कहानी की रचना, डायरी की रचना, पटकथा की संरचना। तो यहाँ पर संरचना शब्द दिया गया है। तो स्क्रीन प्ले क्या है आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है कि पटकथा की संरचना ही स्क्रीन प्ले कहलाती है। एक तो नॉर्मली प्ले होता है जिसको कि हम नाटक बोल देते हैं या फिर रंगमंच से भी जोड़ देते हैं, लेकिन जब स्क्रीन पर कोई चीज दिखाई जाती हो तो वो पटकथा है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड का संबंध किससे है? कहानी, नाटक, सिनेमा, इनमें से कोई नहीं। तो आप देख रहे हैं कि आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड का प्रयोग हम सिनेमा में करते हैं, नाटक में बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि नाटक तो सजीव खेला जाता है और इसमें जो भी कुछ होगा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन सिनेमा में हम आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे इस समय जो चीज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें जो भी, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं, ठीक है, मेरे बगल में, तो मैं इसको, अभी तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन ज्यादा डिस्टरबेंस होगा तो बीच में रोक कर फिर कुछ एडिट भी कर सकता हूँ, बताने के उद्देश्य से कि फ्लैशबैक में भी जा सकते हैं सिनेमा में और फ्लैश फॉरवर्ड में भी जा सकते हैं। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से पटकथा की मूल इकाई क्या होती है? निम्नलिखित में से पटकथा की मूल इकाई क्या होती है? ऑप्शन दिया गया है अंक योजना, दृश्य योजना, संवाद योजना, चरित्र योजना। तो जब पटकथा के बारे में आप देखेंगे तो ऑप्शंस के मुताबिक इसका सही जवाब हो गया दृश्य योजना जो है उसकी मूल इकाई है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, इसको आप लोग अपने दिमाग में रखिए। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि INT और EXT का प्रयोग किसमें किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, और जो भी सूक्ष्म दृष्टिकोण से अध्ययन करेगा वही इन सारी चीजों को कैच कर सकता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 48 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए होंगे और आपको तनिक भी बोरियत महसूस नहीं हो रही होगी, उत्सुकता बनी होगी, आनंद भी आ रहा होगा। INT और EXT का प्रयोग किसमें किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है नाटक, कहानी, पटकथा, कथा। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, पटकथा में प्रयोग किया जाता है इन दोनों शब्दों का। अगला जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ना ठेठ हिंदी न खालिस उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो, अलग रहे दूध से न मिश्री, डली डली दूध दूध में घुली हो, यह किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया है नारायण प्रसाद बेताब, राधेश्याम कथावाचक, आगा हसर कश्मीरी, कृष्णचंद्र। तो किसका कथन है? जो भी एनसीईआरटी की किताब अच्छी से पढ़े होंगे उनके लिए रिवीजन के तौर पर सही जवाब है ऑप्शन ए, नारायण प्रसाद बेताब। जो नहीं पढ़े हैं एनसीईआरटी किताब अभिव्यक्ति और माध्यम, तो बिल्कुल इस चीज को ध्यान में रखें। अब इस प्रैक्टिस सेट के बाद उनको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया कि नाटक के संदर्भ में असत्य कथन है, नाटक के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? मंच सज्जा होती है, इसमें इसमें संगीत होता है, इसमें प्रकाश व्यवस्था होती है, इसमें फ्लैशबैक का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसमें शब्द जोड़ दें तो और ये थोड़ा सा क्लियर होगा। नाटक के संदर्भ में असत्य कथन क्या है? तो मंच सज्जा होती है, संगीत भी होता है,
प्रकाश व्यवस्था भी होती है। अगर आप लोग प्ले देखे होंगे तो खास जो भी एक्टर होता है, अभिनेता होता है, उस पे भी प्रकाश की व्यवस्था होती है। उसका खाली चेहरा दिखता है और बाकी सारे लोग अंधेरे में रहते हैं। फ्लैशबैक का प्रयोग इसमें होता है, बताया जा रहा है, जो कि गलत है। फ्लैशबैक का मैंने बताया अभी कि वो पटकथा में, ठीक है, या फिर सिनेमा में उसको आप जोड़ सकते हैं फ्लैशबैक को। अगला प्रश्न है कि कहानी और नाटक दोनों में निम्नलिखित में से कौन सी समानता नहीं है? कहानी और नाटक में समानता नहीं है। ऑप्शन दिया गया है, इसमें संवाद होते हैं, इसमें द्वंद्व होता है, इसमें चरम उत्कर्ष होता है, इसमें मंच सज्जा होती है। तो कौन सी समानता नहीं है? तो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, मंच सज्जा जो है वो केवल नाटक में होती है, कहानी में नहीं होती है। लेकिन आप देखेंगे विकल्पों के आधार पर कि संवाद भी कहानी और नाटक दोनों में है, द्वंद्व भी दोनों में मौजूद है, और चरम उत्कर्ष जिसको कि हम लोग क्लाइमेक्स पढ़ रहे थे, वो भी दोनों विधाओं में होता है, जबकि मंच सज्जा किसी एक में होती है, ठीक है, वो भी नाटक में। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें वॉयस ओवर का प्रयोग किया जाता है? वॉयस ओवर का प्रयोग किसमें किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है रंगमंच, नाट्य रूपांतरण, नाटक, पटकथा। तो वॉयस ओवर का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन बी, नाट्य रूपांतरण। अगला प्रश्न है कि यह एक कष्टदायक सच्चाई है कि एक स्वतंत्र साहित्यिक विधा के रूप में रेडियो नाटक हिंदी में अभी तक कोई जगह नहीं बना पाया है। इसका कथन है मनोहर श्याम जोशी, नेमीचंद्र जैन, गिरीश रस्तोगी, मोहन राकेश। तो किसका कथन है ये? आपके दिमाग में तुरंत इसका सही जवाब आ गया होगा, ऑप्शन बी, नेमीचंद जैन। अगर विद्यार्थी 53 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए हो तो एक बार जरूर कमेंट्स करें कि नेमीचंद जैन का नाम भी सप्तक के कवियों में आता है और ये किस सप्तक से रिलेटेड है, आप लोग जरूर कमेंट्स कर बताइए, जिससे कि पता चले कि आप लोग भी गंभीरता से इस प्रैक्टिस सेट को देख रहे हैं और आपको अच्छा भी लग रहा है, आनंद भी आ रहा है, मानसिक शांति भी मिल रही है। अगले क्वेश्चन पर बात करें तो अगला प्रश्न है कि नाटक आंदोलन के विकास में निम्नलिखित में से किस नाटक की अहम भूमिका रही है? फारसी नाटक, शास्त्रीय नाटक, रेडियो नाटक, नुक्कड़ नाटक। तो नाटक आंदोलन की जब भी चर्चा की जाएगी तो किस नाटक की अहम भूमिका रही? सही जवाब है ऑप्शन सी, रेडियो नाटक। अगला प्रश्न है सिनेमा और रंगमंच किस तरीके का माध्यम है? सिनेमा और रंगमंच किस तरीके का माध्यम है? ऑप्शन दिया गया दृश्य माध्यम, श्रव्य माध्यम, श्रव्य दृश्य माध्यम, इनमें से कोई नहीं। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि सिनेमा और रंगमंच क्या है? श्रव्य दृश्य माध्यम है। अगर इसको कई जगह पर दृश्य श्रव्य भी लिख दिया जाता है इस तरीके से, इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। लेकिन आपके दिमाग में आना चाहिए कि रेडियो नाटक किस तरीके का माध्यम है, ये भी हो सकता है सवाल पूछ लिया जाए, तो इसलिए इसको आप जरूर ध्यान में रखिए, ये केवल श्रव्य माध्यम है, ठीक है। वैसे भी जनसंचार में हमने बात किया था रेडियो के ऊपर, और रेडियो नाटक जो है वो भी श्रव्य माध्यम है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रेडियो नाटक की प्रस्तुति में किस माध्यम का सशक्त प्रयोग किया जाता है? कथानक का, ध्वनि का, रंगमंच का, पटकथा का। तो रेडियो नाटक की प्रस्तुति में कौन सा माध्यम सशक्त होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, ध्वनि का। और आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर भी प्रस्तुति हो रही है आपकी प्रैक्टिस सेट की, उसमें भी ध्वनि माध्यम सशक्त रूप में है। हो सकता है कई विद्यार्थियों के मोबाइल में आवाज कम भी आ रही हो और लैपटॉप में भी कम आ रही हो, तो प्लीज आप लोग इसको थोड़ा सा बढ़ाकर देखिएगा, या फिर लीड लगाकर भी आप देख सकते हैं। ये केवल इसी वीडियो के लिए नहीं है, बल्कि जितनी भी वीडियोज आप देख रहे हैं। तो ये प्रसंग आ गया तो मैंने बताया आपको कि रेडियो नाटक में ध्वनि का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें एक्शन की गुंजाइश नहीं होती है? फिल्म, नाटक, पटकथा, रेडियो। किसमें एक्शन की गुंजाइश नहीं होती है? वैसे एक्शन पर आधारित आप फिल्मों को देखते होंगे, तो तुरंत आप बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें एक्शन नहीं किया जा सकता। सही जवाब है ऑप्शन डी, रेडियो में ये संभव नहीं है, इसकी गुंजाइश नहीं है। बाकी फिल्मों में आप देखते हैं, नाटक में भी देखते हैं, पटकथा में भी आप एक्शन को देख लेते हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला प्रश्न है कि नाटक के संदर्भ में असत्य कथन है, नाटक के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन दिया गया नाटक की अवधि सीमित होती है,
पात्रों की संख्या सीमित होती है। रेडियो नाटक के बारे में हमें बताना है। रेडियो नाटक के संदर्भ में असत्य कथन है। नाटक की अवधि, मतलब रेडियो नाटक की अवधि सीमित होती है। रेडियो नाटक के पात्रों की संख्या सीमित होती है। रेडियो नाटक के में संवाद और ध्वनि का प्रयोग होता है। आवाज के सहारे पात्रों को याद रखना आसान होता है। चारों ऑप्शन आप पढ़े होंगे, आपके दिमाग में तुरंत आया होगा कि असत्य कथन कौन सा हो सकता है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। लिखा गया कि आवाज के सहारे पात्रों को याद रखना आसान होता है, जबकि यहाँ पर होना चाहिए था कि मुश्किल होता है। आवाज के माध्यम से याद रखना मुश्किल होता है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, आसान नहीं होता है। बाकी ऊपर के जो भी तीनों ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि रेडियो नाटक की अवधि सीमित होती है, पात्रों की संख्या भी सीमित होती है, संवाद और ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। और जो हवा महल, मैं बार बार इसका जिक्र करता रहता हूँ, हवा महल जो कार्यक्रम आता है, कई बार यहाँ से झलकियां प्रस्तुत की जाती हैं, नाटक भी प्रस्तुत किए जाते हैं। हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी यहाँ नियमित रूप से श्रोता भी हों, क्योंकि मुझे भी जब विविध भारती कभी कभी सुनने का मौका मिलता था तो 8:15 बजे के आसपास में ये प्रोग्राम आता था, 10-15 मिनट का। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला प्रश्न है कि रेडियो नाटक में पात्र संबंधी विविध जानकारी किसके माध्यम से उजागर होती है? रेडियो नाटक में पात्र संबंधी विविध जानकारी किसके माध्यम से होती है? ऑप्शन दिया गया है संवाद, ध्वनि, संवाद और ध्वनि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए है कि संवाद के माध्यम से पात्र संबंधी अनेक जानकारियां हासिल की जाती हैं, उजागरित होती हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखे गए नाटक रेडियो नाटक के अनुकूल नहीं है? धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, चिरंजीत। तो कौन सा ऐसा नाटककार है जिसके नाटक रेडियो नाटक की दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं है, कठिन है? तो बिना कहे हुए आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा। और सवाल भी बनता है कि जयशंकर प्रसाद के नाटक रंगमंच की दृष्टिकोण से ठीक नहीं है, अनुकूल नहीं है। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। बाकी धर्मवीर भारती का आप अंधा युग का नाम सुने ही होंगे। इसके बाद मोहन राकेश का आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन। चिरंजीत जो डॉक्टर चिरंजीत हैं, इन्होंने रेडियो नाटक में भी बहुत काम किया है। फिर भी आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में। सही जवाब है ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद के नाटक अनुकूल नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रेडियो नाटक में नहीं होता। रेडियो नाटक में क्या नहीं होता है? संवाद, ध्वनि, दृश्य, कथानक। तो रेडियो नाटक में क्या नहीं होता है? आपके दिमाग में भी तुरंत इसका जवाब आने लगा होगा। कई बच्चे लड़खड़ा भी रहे होंगे, लेकिन लड़खड़ाने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ने की जरूरत है। सही जवाब है ऑप्शन सी, दृश्य रेडियो नाटक में नहीं होता है। तो केवल कॉमन सेंस का भी प्रयोग करेंगे आप तो हो जाएगा। ये कॉमन सेंस कब आएगा? जब आप परीक्षा में घबराएंगे नहीं तब। अगर घबराएंगे तो आता हुआ भी सवाल गलत होने लगेगा। तो इस तरीके से ऑप्शन सी जो है कि रेडियो नाटक में दृश्य नहीं होता है। बाकी आप देख रहे हैं कि संवाद भी होता है, ध्वनि भी है, कथानक भी इसमें होता है। आगे बात करें, अगला जो प्रश्न है कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तो लिख, और इसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। यह किसका कथन है? तो ये भी एनसीईआरटी की बुक में लिखा गया है और जानना जरूरी है किसका कथन है। ऑप्शन दिया गया रघुवीर सहाय, भवानी प्रसाद मिश्र, कुंवर नारायण, शमशेर बहादुर सिंह। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, भवानी प्रसाद मिश्र। और ध्यान रखना आपको, भवानी प्रसाद मिश्र की एक कविता आप लोगों को पढ़ना है, घर की याद। तो क्यों ना हम किसी भी प्रैक्टिस सेट में जाएं और वहां कोरिलेट करके पढ़ें, तो ज्यादा आनंद आपको आएगा, आपको लगेगा कि हमारी तैयारी हो रही है। और ऐसे तो लग रहा है कि अगर मैं भी परीक्षा में बैठता तो ठीक ठाक स्कोर हो जाता। सही जवाब इसका भवानी प्रसाद मिश्र, बिल्कुल ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। आपकी पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम में दीवार घड़ी का उदाहरण निम्नलिखित में से किस विषय में दिया गया है? जब आप अभिव्यक्ति और माध्यम पढ़ेंगे और सृजनात्मक लेखन वाला पार्ट पढ़ेंगे तो इसमें एक चैप्टर में दीवार घड़ी की चर्चा की गई है और 3 बार इसका उदाहरण भी दिया गया है। तो कौन सा विषय है? नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, जन संचार माध्यम, पत्रकारिता, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन नामक चैप्टर में दीवार घड़ी का उल्लेख किया गया है। तो इस तरीके से हमने कुल 63 प्रश्नों पर विचार किया। उम्मीद है कि सृजनात्मक लेखन पर आधारित जो भी क्वेश्चन रहे होंगे आप सभी को अच्छे लगे होंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा होगा
कि ऐसे प्रश्न आएंगे तो हम परीक्षा में सॉल्व कर लेंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। बस आपको कंसंट्रेट होके बिना घबराए हुए सारे तथ्यों को अपने दिमाग में रखना है, बाकी सब कुछ अच्छा होगा।